तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस IRC यानी कि इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स 1 के बारे में। सेमेस्टर 1 का एक पेपर है, ठीक है। आज का यह वीडियो जो है रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है और इसमें 100 मार्क्स का पेपर हुआ था। यही सेम सिलेबस अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि BBMKU में भी है, ठीक है। उसके बाद आपका NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन यह पेपर रांची यूनिवर्सिटी का है। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हैं फिर भी आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट आपका एक होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का परिचय। अब देखते हैं रांची यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब एग्जाम देंगे बच्चे, ठीक है, जूनियर कैंडिडेट, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर आप अभी एग्जाम दे के आए हैं तो ये एक चीज़ देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं 1 मार्क्स वाले, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के अनिवार्य तत्वों का नाम लिखें। इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि राज्य के अनिवार्य तत्व है सरकार है, संप्रभुता है, क्षेत्रफल होता है और जनसंख्या होता है, ठीक है। ये चारों चीज़ जरूरी है किसी भी राज्य का निर्माण करने के लिए। इंग्लिश में जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा कि राइट द नेम ऑफ 1 कंपलसरी एलिमेंट ऑफ अ स्टेट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला है लोकतंत्र की किसी एक प्रकार को बताइए। तो दोस्तों लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी, वह आपका 2 प्रकार के जनरली होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है परोक्ष। प्रत्यक्ष होता है ब्रिटेन में जैसे, ठीक है, वहाँ पे सभी अधिकार जनता के पास हैं लगभग, और वहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो जनता के द्वारा लिया जाता है। चुनाव होता है ओपनली होता है, ठीक है। EVM वगैरह वहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे डायरेक्टली ओपनली हाथ उठाकर, ठीक है, लोगों के सामने चुनाव किया जाता है। हमारे भारत में अप्रत्यक्ष यानी कि परोक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दिखा के नहीं बल्कि छिपा के इलेक्शन किया जाता है। और हम लोग अपना कानून वगैरह बनाने के लिए किसी प्रतिनिधि पे चुनते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि को चुनते हैं, नेता को चुनते हैं जो कि कानून बनाती है, ठीक है। तो यह एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। आपको लिखना था प्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर परोक्ष लोकतंत्र, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष हमें समानता प्रदान करता है। चाहे आप SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे जनरल हो, सभी को समान अधिकार है। यह अनुच्छेद आर्टिकल 14 के तहत बोला गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिबर्टी शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो दोस्तों लिबर्टी जो शब्द है यह लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है, लिबर, ठीक है। आगे देखते हैं। E नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रता और असमानता एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, सही या गलत। दोस्तों स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधाभासी है? बिल्कुल नहीं यार। आदमी जब तक स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वह समानता में कैसे आएगा। तो स्वतंत्रता बुनियादी कड़ी है, समानता उसके बाद की कड़ी है, ठीक है। बस यही बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता जो है पहली सीढ़ी है, समानता उसके बाद की सीढ़ी है, ठीक है। तो इक्वलिटी और लिबर्टी मस्ट है यार, दोनों एक दूसरे के भाई हैं, एक बड़ा भाई तो एक छोटा भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता लिखिए। राइट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता लिखिए। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होती है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? मैंने आपको करवाया था, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, और इंग्लिश बोलते हैं इसको। अभी कौन है? जगदीप धनखड़ है, ठीक है। जगदीप धनखड़ है अभी राज्यसभा के पदेन सभापति। जो उपराष्ट्रपति होता है हमेशा पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि संसद के किस सदन में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस। तो दोस्तों संसद के किस सदन में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? हमेशा और हमेशा लोकसभा, यानी कि लोअर हाउस जिसको बोलते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ पीपुल, लोकसभा, वहीं पे केवल और केवल धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा में कभी भी धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मनी बिल इंग्लिश में बोलते हैं, मनी बिल। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? इंग्लिश में है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्या है जी, रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 51 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 51। यार देखिए, मुझे ना नींद लग रहा था और मैं नींद को तोड़ के आया हूँ, आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। नींद ला रहा था बहुत, फिर भी मैं नींद को तोड़ दिया कि नहीं यार मुझे काम करना है, अभी इतना जल्दी सोना नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग भी कभी भी नींद से इतना, कहते हैं ना कि नींद से इतना प्यार मत कीजिए कि सपने ख्वाब लगने बन जाए। ठीक है, तो मेहनत करना है जम के अगर कुछ हासिल करना है तो लाइफ में। जय नंबर है कि कॉलेजियम प्रणाली सरकार के किस अंग से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए कॉलेजियम क्या होता है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यह 5 जजों का एक समूह होता है। 5 वो जज होते हैं, CJI इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसमें 5 गो मेंबर होते हैं, 5 गो जज, और निर्णय लेते हैं जिसको शॉर्ट में हम लोग जूरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह न्यायपालिका से संबंधित है, जुडिशरी से संबंधित है। ठीक है, सरकार का अंग मैंने बताया था ना, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं। पहला है कि स्वतंत्रता के प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि शॉर्टली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लिबर्टी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की दलीय व्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द फीचर ऑफ पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया इन ब्रीफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्रुप बी आ जाता है। ग्रुप बी में आपको 20 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में विवेचना करें। ठीक है, डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में विवेचना करें कि राजनीतिक विज्ञान को पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, और इसका स्कोप कहाँ कहाँ तक है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, सबको बताना था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन था किसी चार को ही बनाना है। इसमें भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। ठीक है, संघीय व्यवस्था, तो भारतीय संघ व्यवस्था क्या आप बता सकते हैं कि ये राज्यों के अलग अधिकार हैं और केंद्र सरकार के अलग अधिकार हैं, जिसको संघ सूची और राज्य सूची में बांटा गया है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी विशेषताएं हैं, आपको बतानी है। अगला है समानता को परिभाषित करें, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। डिफाइन इक्वलिटी, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो इसमें बता सकते हैं कि संवैधानिक कुछ अधिकार होते हैं, कुछ सामाजिक अधिकार होते हैं जिसको मानव अधिकार बोला जाता है। ठीक है, कुछ आपके नौकरी से रिलेटेड अधिकार होते हैं, कुछ समाज में रहन सहन से रिलेटेड अधिकार होते हैं, सबको बताना है। और संविधान के अनुच्छेदों को अगर याद हो तो उसको भी डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया भारत के राष्ट्रपति। एक लकड़ी के मोहर के समान है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह कार्यपालिका का एक ऐसा अंग है जो कि साइलेंट रूप से रहता है। ठीक है, लकड़ी का मोहर बोला जाता है इसको। राष्ट्रपति का जनरली कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा भाव नहीं देना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संविधानवाद की विशेषताओं की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, संविधानवाद की विशेषता, अगर आप इसको बनाएंगे तो इसको नहीं बनाना होगा, और में दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन पर एक लेख लिखें। ठीक है, राइट एन एसे ऑन जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। तो बता सकते हैं भारत में जुडिशियल रिव्यू कैसा है नेशनल लेवल पे। ठीक है, फिर कोर्ट 3 स्तर पे होता है, एक होता है अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पे, एक हाई कोर्ट होता है राज्य स्तर पे जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। इन तीनों को बताना है। ठीक है, उनकी कार्य व्यवस्था को बताना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद पर एक निबंध लिखें। इंग्लिश में है कि राइट एन एसे ऑन नेशनलिज्म। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका पूरा का पूरा एग्जाम कंप्लीट हो गया। ऑल द बेस्ट यार, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए। ठीक है, आप लोग एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे सर मत बोला कीजिए यार, सर नहीं। यार लाइट आ जा रहा है ना, कोई बात नहीं। वैसे भी चेहरा देख के क्या फ़ायदा है, बातों को सुनिए क्योंकि बात ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, कहते हैं कि यही मतलब हमारे खोरठा भाषा में एक कहावत है कि यह मुँह राय तार यह मुँह पान।
ठीक है। तो मतलब आप वाणी को अच्छा रखिए, बाकी सब कुछ अच्छा रह जाएगा। कबीरदास की भी है। तो इसी तरह से मैं आपको गाइड करूंगा सेमेस्टर 2 में। मैं नहीं कर सका तो इसी चैनल के माध्यम से दूसरा कोई गाइड करेगा, क्योंकि मेरा बहुत काम अब ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब मुझे स्पेस मिलना है, बट आपके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप में। ठीक है, तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा। और एक हाँ, अभी जो जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम की बात चल रही है, आप लोग थोड़ा सा अवेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब उनके नोटिस आने लगे हैं। रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीबीएम की हो, चाहे विनोबा भावे हो। ठीक है, इन तीनों यूनिवर्सिटी की बात पे हम बात करेंगे। थैंक यू। और आपका एग्ज़ाम है तो आप प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।